Hello students, so in this particular video again we will be discussing the chapter 6 of the paper first of anthropology, that is the theories. और इस particular video के अंदर we will be discussing the new evolutionism, cultural materialism. Along with cultural materialism we will be discussing the cognitive anthropology और cognitive anthropology के बाद हम postmodernism का डिस्कशन करेंगे. ठीक है. सो अगेन आई विल ट्राई कि इसी वीडियो के अंदर या फिर इसी सेशन के अंदर आपकी सारी चीजें कवर हो जाए. ओके, तो चलिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द अप्रोचेस ऑफ लेस्ली व्हाइट, जूलियन स्टीवर्ट एंड मार्शल सालेन इन द लाइट ऑफ द कल्चरल एवोल्यूशनिज्म. ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको तीनों को कवर करना है. दिस क्वेश्चन इट इज ऑफ 15 मार्क्स. ठीक है. जनरली बच्चे जब अपने नोट्स लिखते हैं तो नोट्स के अंदर हम काफी ज्यादा कंप्रीहेंसिव तरीके से लिखते हैं. ठीक है, हम लेस्ली व्हाइट की लगभग हर एक थ्योरी को कवर करने की कोशिश करते हैं, जूलियन स्टीवर्ट के हर एक कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद मार्शल सालेन या फिर सर्विस और सालेन की जो पूरी थ्योरी है, जो जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन की पूरी थ्योरी है, उसके एग्जांपल्स, उन सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं. बट यहां पे हमें बहुत ही कम स्पेस के अंदर इन तीनों की थ्योरीज को समझाना है, और समझाना कुछ इस तरीके से है दैट हम कंपैरिजन भी उसी के साथ साथ कर सके. ठीक है, तो सबसे जो पहली चीज है, हम तीनों के बीच में क्या एक सिमिलैरिटी है उसको हम इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे. दैट द न्यू एवोल्यूशनिज्म इट रिवाइव्ड द एवोल्यूशनरी थ्योरी इन द मिड 20th सेंचुरी. कैसे की? बाय रिप्लेसिंग द स्पेकुलेटिव यूनिलिनियर स्टेज ऑफ 19th सेंचुरी थिंकर्स. ठीक है, कि वो कहते थे कि आपके पास पहले प्रिमिटिव स्टेज थी, फिर बार्बरिज्म था, फिर उसके बाद सिविलाइजेशन आती है. इस चीज को ये लोग मॉडिफाई करते हैं. मॉडिफाई कैसे करते हैं? अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दे करके. ठीक है, व्हाइट, स्टीवर्ट और सालेन, ये तीनों ने अगेन इनके जो अपने अपने लॉजिक्स थे, दे वर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन इन्होंने हर किसी ने लॉन्ग टर्म कल्चरल चेंज को बताया है. तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या तीनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है, उस सिमिलैरिटी को हमने बड़े सिंपलीफाइड तरीके से बता दिया. देन ठीक है, और इसके साथ मैंने इस पीडीएफ के अंदर ये कुछ बॉक्सेस वगैरह ड्रॉ किए हैं. दीज बॉक्सेस दे आर ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल जिसकी जरूरत इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर नहीं है, बट इट इज फॉर योर ओन वैल्यू एडिशन. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे की थ्योरिस्ट और वर्क्स को लिखने की कोई जरूरत नहीं थी. ठीक है, तो लेकिन कईयों के जो नोट्स होते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें होती नहीं है, सो वी हैव इंक्लूडेड इट इन. सिमिलरली कोर कंसेप्ट्स को अलग से समझाने की इस आंसर में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमने यहां पे इसको इंक्लूड किया है. ठीक है, तो जस्ट गो बाय दिस. तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है लेस्ली व्हाइट की. लेस्ली व्हाइट ने यूनिवर्सल एवोल्यूशन के बारे में बात की. अब लेस्ली व्हाइट का मानना क्या था? लेस्ली व्हाइट कहते हैं दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कल्चर विल फोकस ऑन एनर्जी. जैसे जैसे एनर्जी का एक्सट्रैक्शन और एनर्जी का कंजर्वेशन या फिर इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी वो बढ़ता है, वैसे वैसे आप अगली स्टेज के अंदर जाते रहते हो. जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे पहली स्टेज थी ह्यूमन बीइंग्स की, वहां पे हमारे पास अपनी बॉडी की एनर्जी थी. अपने मसल के लिए जो है वो हम जो भी न्यूट्रिशन मिलता था वो खा लेते थे. बॉडी की जो एनर्जी थी उसी को यूटिलाइज किया करते थे. फिर उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है. एग्रीकल्चर के अंदर अगेन वी स्टार्ट टू एक्सट्रैक्ट मोर एनर्जी. वी आर मच मोर प्रेडिक्टेबल इन द एनर्जी डायनेमिक्स. ठीक है, कि इतना हमारे पास सरप्लस या फिर इतना खाने के लिए हमारे पास कैलोरीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाएंगी. एंड देन फिर उसके बाद सिविलाइजेशन के अंदर एनर्जी एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉयटेशन इट स्टार्ट्स और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और उसी के साथ साथ वी स्टार्ट टू कंजर्व मोर एंड मोर एनर्जी. हम उसका इफेक्टिव यूज के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं.
सो इस तरीके से उन्होंने एक अपना फेमस फार्मूला दिया, दैट इज C इज इक्वल टू E इंटू टी. C is the stage of culture. The stage of culture that you are in, it is directly proportional to E. E का मतलब क्या है कि कितनी ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और उसी के साथ साथ C is also directly proportional to T. T का मतलब है कि आपकी टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है, क्योंकि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी होगी उतनी ही ज्यादा आप एनर्जी को इफेक्टिवली कंजर्व कर पाओगे और उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे. और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका एनर्जी एक्सट्रैक्शन बढ़ता जाता है या फिर आपका जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बढ़ता जाता है, तो बेसिकली द एनर्जी हार्नेस्ड पर कैपिटा इट विल इंक्रीज. द टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी जैसे बढ़ती है, सो इसलिए आपके पास जो कल्चरल स्टेज है वो भी बढ़ती है. तो अगेन लेस्ली वाइट का मानना था दैट द टेक्नोलॉजिकल सबसिस्टम इट इज द प्राइम मूवर ऑफ द सोशियोलॉजिकल एज वेल एज द आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. ठीक है, तो आपके कल्चर के अंदर चाहे वो सोशियोलॉजिकल सबसेट है चाहे वो आपका आइडियोलॉजिकल सबसेट है, एवरीथिंग इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन एनर्जी, एंड एनर्जी एट द एंड इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन टेक्नोलॉजी. तो अगेन बिल्कुल जैसे मार्क्स ने हमें बताया था कि जो मटेरियल है या फिर जो टेक्नोलॉजी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे आपके पास मटेरियल डेवलपमेंट्स होती हैं उसी हिसाब से आपकी आइडियोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती हैं. तो बिल्कुल वैसे ही लेस्ली वाइट अपने निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं. ठीक है, तो लेस्ली वाइट ने बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर फोकस किया. उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे पास 5 स्टेजेस हैं एनर्जी को हार्नेस करने की. जब हम सिर्फ और सिर्फ मसल्स को यूज करते थे तो हम बैंड बेस्ड सोसाइटीज के अंदर रहा करते थे. जैसे जैसे हमने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, हमने ट्राइब्स के अंदर रहना शुरू कर दिया. जैसे जैसे हमने प्लांट्स या फिर एग्रीकल्चर को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया तो हम चीफडम्स के अंदर आ गए. जैसे जैसे हमने फॉसिल फ्यूल्स को हार्नेस करना स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड टू go for the industrialized revolution, and the future according to him it will lie in the nuclear energy. ठीक है, तो आपके पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे एनर्जी का एक्सट्रैक्शन बढ़ा है या फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो उसी हिसाब से हमने देखा है दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द कल्चरल चेंजेस दे हैव स्टार्टेड. सॉरी. सो अकॉर्डिंग टू हिम आपका टेक्नोलॉजिकल बेस चेंज हुआ है, इसी वजह से आपका सोशियोलॉजिकल बेस या फिर आइडियोलॉजिकल बेस चेंज हुआ है. पहले आपकी आइडियोलॉजी बैंड के अंदर किसके ऊपर ज्यादा थी, वो आइडियोलॉजी इट वाज ओन द रिलीजन. फिर उसके बाद जैसे जैसे आप ट्राइब के अंदर बढ़ते हो, आपका पूरा का पूरा जो सोशियोलॉजिकल सेटअप है वो एक किनशिप के ऊपर शिफ्ट हो जाता है. देन धीरे 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 वही क्लास के ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो इसीलिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एनर्जी हार्नेसिंग सिस्टम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद अगली बात आती है जूलियन स्टीवर्ट. जूलियन स्टीवर्ट, सो he has given the concept of the cultural ecology and the multilineal evolutionism. So Julian Stewart, he basically rejected the single ladder of progress and he replaced it with the cultural ecology. अब सबसे पहले हम कल्चरल इकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं. कल्चरल इकोलॉजी बेसिकली टेल्स अस कि जिस तरीके से आपके पास आपका एनवायरनमेंट होगा उसी हिसाब से आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, और जिस तरीके का आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा उसी हिसाब से आपका डिवीजन ऑफ लेबर होगा. एंड दिस डिवीजन ऑफ लेबर एंड द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दे आर द कल्चरल कोर. क्योंकि ये कल्चरल कोर इट हैज बीन मेड बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट. तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर हिस्ट्री, ये सारे के सारे फैक्टर्स दे आर द कॉजेटिव एजेंट्स. इनकी वजह से टेक्नोलॉजी बनी है. And the cultures that have the similar kind of the causative agents and the technological development and the environment, they are known as the cultural parallels. So according to him,
अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनती हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज की वजह से अलग अलग आइडियोलॉजिकल या फिर सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती हैं। सो इस तरीके से उन्होंने कहा क्योंकि बिकॉज देयर आर मेनी इन्वायरमेंट्स, मेनी हिस्ट्रीज, सो मेनी काइंड ऑफ कल्चरल एवोल्यूशंस आर पॉसिबल। ठीक है, सो उन्होंने कंसेप्ट ऑफ कल्चरल कोर दिया, कंसेप्ट ऑफ कल्चर जिसके अंदर टेक्नोलॉजी आ जाती है और आपके सब्सिस्टेंस सिस्टम्स आ जाते हैं या फिर डिवीजन ऑफ लेबर आ जाती है। डिवीजन एंड टेक्नोलॉजी दैट बोथ ऑफ देम दे आर डिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू जूलियन स्टीवर्ट ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, सो दीज फीचर्स जो टेक्नोलॉजी है या फिर सब्सिस्टेंस सिस्टम्स, दे आर नोन एज द कल्चरल कोर। ठीक है, सो अलग अलग कल्चर के या फिर अलग अलग एनवायरमेंट के अंदर अलग अलग कल्चरल कोर्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर द एग्रेरियन सोसाइटी व्हाट वी नीड इज द फर्टाइल लैंड, उसी के साथ साथ इरिगेशन सिस्टम्स। ये आपका सारी की सारी चीजें जो है वो एनवायरमेंट देगा। इसी चीज को आप बिकॉज इट विल फॉर्म द एग्रेरियन सोसाइटी या फिर आपके पास एग्रीकल्चर बनेगा, तो इसी एग्रीकल्चर या फिर इसी सरप्लस को संभालने के लिए यू विल नीड दी सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन, आपके ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स बनेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपका एनवायरमेंट इट इज नॉट हैविंग द फर्टाइल सॉइल या फिर इरिगेशन सिस्टम्स नहीं है अच्छे, तो एरिड सॉइल है, इन दी एरिड कंडीशंस अगेन देयर विल बी नो एग्रीकल्चर, देयर विल बी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज। तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपके पास जो बैंड शेप्ड सोसाइटीज हैं या फिर बैंड लाइक सोसाइटीज हैं या फिर पैट्रीलिनियल बैंड्स हैं वो बनेंगी। तो जिन सोसाइटीज के अंदर इस तरीके से एरिड एनवायरनमेंट है उनके अंदर पैट्रीलिनियल या फिर पैट्रीलोकल बैंड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जिनके अंदर फर्टाइल इरिगेटेड सॉइल्स हैं वहां पे धीरे धीरे आप ये देखोगे कि सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। सो दीज आर नोन एज द कल्चरल पैरेलल्स। ये अलग कल्चरल पैरेलल्स जनरेट करेगा, ये अलग कल्चरल पैरेलल्स जनरेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एनवायरमेंट्स द डिफरेंट कल्चरल कोर्स दे विल बी जनरेटेड, एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कल्चरल कोर्स अलग अलग सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होंगी, कल्चरल डेवलपमेंट्स होंगी, आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होंगी, एंड दिस एवोल्यूशन, दीज एवोल्यूशनरी लाइंस दे विल बी मल्टीलिनियर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 प्रोसीजर्स जो कि हर एक कल्चरल इकोलॉजिस्ट को रिकॉर्ड करने चाहिए इस चीज को देखने के लिए कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो 3 चीजों का डेटा आपको लेना है। टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट का रिलेशन कैसा है, आपका बिहेवियर इन एक्सप्लॉयटेशन कैसा है, बिहेवियर इन एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है, और आपके आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स क्या कहते हैं कि किस तरीके से कितना ज्यादा आपको एनवायरनमेंट या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना है। उसी के साथ साथ इन सारी चीजों का इफेक्ट बाकी और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कैसा है। इन 3 जगह का डेटा कलेक्ट करके आप एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस या फिर उसका कल्चरल डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर सोसाइटी का वो देख सकते हैं। देन उसके बाद मार्शल सालेन एंड सर्विस का जो एक एवोल्यूशन है वो आता है, दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक एंड जनरल एवोल्यूशन। ये बड़ा स्पेसिफिकली ये कहता है कि कोई भी सोसाइटी है उसके अंदर 2 तरीके के एवोल्यूशंस होते हैं या फिर दुनिया के अंदर 2 तरीके के एवोल्यूशंस होते हैं। वन इज नोन एज द जनरल एवोल्यूशन। जनरल एवोल्यूशन जैसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर बनती है, एंड आफ्टर द एग्रीकल्चर यू विल हैव द सो एंड सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कि धीरे धीरे आप सिविलाइजेशन के अंदर आ जाते हो या फिर मेटलर्जिकल सोसाइटीज के अंदर आप आ जाते हो। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी जनरल एवोल्यूशन। लेकिन अलग अलग एनवायरमेंट्स की वजह से देयर आर सर्टेन स्पेसिफिसिटीज जो कि उस पर्टिकुलर कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बेसिकली मार्शल सालेन ने पॉलिनेशियन चीफडम्स का, अब पॉलिनेशियन आइलैंड्स हैं, काफी सारे आइलैंड्स हैं वहां पे।
अब उनके इतिहास को उन्होंने अच्छे तरीके से एनालाइज किया, तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से पहले छोटे छोटे ये बैंड्स हुआ करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बैंड्स ट्राइब्स बनते चले गए जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन ग्रो होती चली गई, और जैसे जैसे उनके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या फिर फिशिंग वगैरह उन्होंने अच्छी करनी स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद आपके पास जो चीफडम्स हैं या फिर जो पॉलिनेशियन चीफ्स हैं वो बनने स्टार्ट हो गए विद ए प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। नाउ दिस इज द जनरल डेवलपमेंट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इस पर्टिकुलर आइलैंड की बात करेंगे तो इसका एनवायरमेंट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आइलैंड। इस आइलैंड का एनवायरमेंट इससे डिफरेंट होगा, इसका एनवायरमेंट इससे डिफरेंट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस आपके पास इन सब के कुछ ना कुछ अपने अपने पॉलिटिकल या फिर उनके अपने अपने कुछ सिंबॉलिक डेवलपमेंट्स रहेंगे, स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स रहेंगे। किसी के अंदर देयर विल बी ओवर रिलायंस ऑन फिशिंग, किसी के अंदर देयर विल बी ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, किसी के अंदर देयर विल बी ओवर रिलायंस ऑन सम सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो सब लोग इस डेवलपमेंट को तो देख पाते हैं लेकिन इन स्पेसिफिसिटीज को नहीं देख पाते कि कैसे इंडिविजुअल्स आइलैंड के अंदर लोकली अडेप्ट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लोकलाइज्ड डेवलप according to Sahalin, this localized development, this is known as the symbolic evolution। ठीक है, symbolic evolution। So these are the three different cultural approaches। ठीक है, so what are the major critiques? चाइल्ड का जो सबसे बड़ा क्रिटिक है जो कि ब्रूस ट्रिगर ने दिया था, इट वॉज दैट जीवी चाइल्ड वॉज एक्सटेंसिवली फोकस्ड ऑन यूरोप। क्यों? क्योंकि उनका काम ज्यादातर मिडल ईस्ट और यूरोप के अंदर रहा है। ठीक है, तो उनका ज्यादातर जो काम है, जो आर्कियोलॉजिकल वर्क्स हैं, दे आर स्पेसिफिकली ऑन द मिडल ईस्ट एज वेल एज यूरोप। बिकॉज ऑफ दैट चाइल्ड फोकस अकॉर्डिंग टू ब्रूस ट्रिगर had an ethnocentric biases या फिर यूरोसेंट्रिक biases। ठीक है, कि जो थ्योरीज यूरोप के अंदर उनको लगा कि सही मायने में लग सकती है, उन्हीं थ्योरीज को उन्होंने पूरे दुनिया के ऊपर लगा दिया। ठीक है, देन व्हाइट का जो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो है टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। एंड दिस टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म ये दो लोगों ने दिया है, मार्विन हैरिस को तो खैर ये बोलने का हक नहीं है क्योंकि उनसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म किसी ने नहीं दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है रॉबर्ट लुई की। रॉबर्ट लुई ने अगेन व्हाइट को डिसमिस किया दैट इट इज एन इमेच्योर मेटाफिजिकल नोशन, जो कि उन्होंने बताया है कि कैसे जो है वो एनर्जी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती चली जाएगी और किस तरीके से एनर्जी के बढ़ने की वजह से आपके पास जो कल्चरल एवोल्यूशंस हैं वो होते चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लुई, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि एनर्जी की वजह से या फिर टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट की वजह से आपके पास कल्चरल एवोल्यूशंस होते हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लुई, बहुत बार टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, but because of technological developments the society has to see many setbacks। जैसे आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट हुआ, तो न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट की वजह से हिरोशिमा नागासाकी भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर नॉट ऑलवेज एडवांटेजियस। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है स्टीवर्ट की। स्टीवर्ट ने अगेन वेग मल्टीलिनियलिटी एंड कोर की बात की, या फिर आपके पास इसका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है दैट इज वेग मल्टीलिनियलिटी एंड कोर। अब हैरिस ने कहा कि जूलियन स्टीवर्ट जो है वो कल्चरल कोर को बहुत उन्होंने पुअरली डिफाइन किया है। ठीक है, जूलियन स्टीवर्ट ने क्या कहा है कि जो आपके पास सबसिस्टेंस सिस्टम्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ द कल्चरल कोर, और सबसिस्टेंस सिस्टम के अंदर प्रॉपरली आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है और जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो आ जाती है। But on the other hand, the division of labor, it also belong to the sociological aspect. It also belong to the sociological aspect.
और इसके ऊपर जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है वो आपकी आइडियोलॉजी का पड़ता है, आइडियाज का पड़ता है, रिलीजन का पड़ता है, कि कौन बाहर काम करने के लिए जाएगा और कौन बाहर अंदर जो है वो हाउस होल्ड के अंदर रहेगा। इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है ये कल्चरल कोर में समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। बट ऑन द अदर हैंड द डिवीजन ऑफ लेबर इट इज वेरी एम्बिगुअस। इट इज द पार्ट ऑफ द environment or the technology itself, plus it is the part of the sociological systems, and the sociological systems they are again greatly influenced by the ideological makeups। तो ये है दूसरी बात जो इन्होंने कल्चरल कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में बात की, या फिर उसके बाद उन्होंने कल्चरल पैरेलल्स के बारे में बात की, वो बड़ी वेग थी। अब कितने कल्चरल पैरेलल्स बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उनके बारे में जो है वो अगेन ही वॉज नॉट वेरी क्लियर। देन उसके बाद बात आती है मार्शल सालिन की। मार्शल सालिन अगेन बॉन्ड एंड बेसेर कहते हैं दैट ही हैज रिजेक्टेड द नेचर कल्चर डिवाइड। ठीक है, तो कि आपके पास जो है वो अगेन अकॉर्डिंग टू मार्शल सालिन दिस डिवाइड और दिस डायकॉटमी इट इज वेरी वेग, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, बाकियों ने अगेन उनको जो है वो बताया कि जो उनका मैट्रिक्स है जनरल एवोल्यूशन का, अगेन इट इज वेरी मच द मैट्रिक्स ऑफ द जनरल एवोल्यूशन, इट कंट्रास्ट टू शार्पली विद द नियो डार्विन जेनेटिक्स। अगेन इसको करने की जरूरत नहीं है। नियो डार्विन जेनेटिक्स, ये जो सारा का सारा पॉइंट है, जब हम डार्विनिज्म करेंगे तो वहां पे मैं आई विल डिस्कस इट, तो वहां पे ये इट विल मेक मच मोर सेंस और समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, सो दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल सालिन। ठीक है, ज्यादातर जो एंथ्रोपोलॉजी है ना वो इस डुअलिज्म के ऊपर एग्जिस्ट करती है कि नेचर अलग है बिल्कुल और जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग रहता है। देन the next question, that is the cultural materialism। ठीक है, so the cultural materialism again it was formulated by Marvin Harris as a research strategy कि किस तरीके से cultures अपने आप को फॉर्मुलेट करती हैं, यानी कि कल्चर किस तरीके से बनता है। ठीक है, मेरा कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है, मेरे कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हैं, आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हैं। इस चीज को समझाने के लिए हैरिस ने मटीरियलिज्म की शुरुआत की थी। ठीक है, और हैरिस ही वाज अगेन वेरी मच इंटरेस्टेड इन द एथिक व्यू ऑफ कल्चर, यानी कि जब आप इन चीजों को बताना चाहते हो, आप किसी भी चीज के पीछे का क्यों, वाई बताना चाहते हो, दैट वाई दिस कल्चरल प्रैक्टिस एग्जिस्ट एंड वाई डजंट दिस कल्चरल प्रैक्टिस एग्जिस्ट, जब आप इस वाई को बताना चाहते हो तो उस वाई को बताने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेसिकली आप एथिक व्यू ऑफ कल्चर को बताइए, और उस एथिक व्यू ऑफ कल्चर को बताने के लिए ही गिव्स दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल कॉल्ड कल्चरल मटीरियलिज्म। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपके पास देयर आर 3 प्राइमरी कॉजल फैक्टर्स ऑफ एनी मटीरियल, कि आपके पास कुछ भी बनेगा, आपकी फैमिली ऐसी क्यों है, आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्यों ऐसी क्यों हैं, इनका जो पूरा का पूरा कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो इन 3 चीजों में हो सकते हैं। पहली चीज है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंदर देयर आर 2 थिंग्स, पहला है पॉपुलेशन प्रेशर, दूसरा आता है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अगर आपका पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इवेंचुअली आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंजप्शन करेंगे और आप उन्हीं टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स को एडवांटेजेस मानोगे जो कि आपको उस एनर्जी को ड्राइव करके आपको दे सके। देन देयर विल बी द टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। लेट्स से योर टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इट इज क्वाइट हाई, देन ओनली आपके जो पॉपुलेशन है वो बढ़ पाएगी। अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स दे आर वेरी मच लो तो आपके जो पॉपुलेशन प्रेशर्स हैं या फिर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी कम जाएगी। देन देयर इज द इकोलॉजिकल सिस्टम्स। इकोलॉजिकल सिस्टम्स अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इकोलॉजिकल सिस्टम्स के बगैर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकता।
तो अकॉर्डिंग टू मैरविन हैरिस ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डेमोग्राफी, टेक्नोलॉजी एंड द इकोलॉजी। ये चीजें किसी भी सभ्यता का, किसी भी सोसाइटी का बेस बनती हैं एंड जो भी सोसाइटी के अंदर होता है वो इन्हीं तीन चीजों की वजह से होता है। ठीक है, सो उन्होंने इसी चीज को बताने के लिए 3 टियर मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आप ये समझना चाहते हो कि मेरी कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी क्यों हैं और आपके अंदर ये कल्चरल प्रैक्टिसेस क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, तो मेरे पास उस चीज को समझाने के लिए एक 3 टियर सिस्टम है। टियर सिस्टम के अंदर या फिर इस 3 टियर सिस्टम के अंदर देयर आर 3 थिंग्स। द फर्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड इज द स्ट्रक्चर एंड द थर्ड इज द सुपरस्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है दैट दीज थिंग्स दे आर द मटीरियलिटीज ऑफ लाइफ, दे आर द मटीरियलिटीज ऑफ लाइफ। नाउ व्हाट आर द मटीरियलिटीज ऑफ लाइफ? वही जो तीन चीजें हमने डिस्कस की ऊपर। टेक्नोलॉजी, क्यों टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप किस तरीके से खाना खाओगे? अगर आप खाना ही नहीं खा पाओगे तो मर जाओगे। तो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसी के साथ साथ एनर्जी, या फिर आपके पास जो है वो अगेन एनर्जी को ज्यादातर हम रिप्लेस करते हैं पॉपुलेशन के साथ, कि आपकी पॉपुलेशन प्रेशर्स कितने ज्यादा हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज्यादा है। एंड देन देयर आर इकोलॉजिकल सिस्टम्स। अकॉर्डिंग टू मैरविन हैरिस ऑल दीज थ्री थिंग्स दे आर सिंक्रोनस विद ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इकोलॉजी काफी बम्पर है, अच्छी इकोलॉजी है, यानी कि आपके पास फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर के लायक सॉइल है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू एग्रीकल्चर, और उसी हिसाब से, उसी के कारण यू विल बी एबल टू सपोर्ट द हाई पॉपुलेशन, या फिर आप हायर पॉपुलेशन डेंसिटी को सपोर्ट कर पाओगे। अगर आप हायर पॉपुलेशन डेंसिटी को सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है, देन ओनली योर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इट इज पॉसिबल, या फिर तभी आप हायर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं, इकोलॉजी, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, दीज 3 थिंग्स दे आर सिंक्रोनस विद ईच अदर। अगेन एलपी विद्यार्थी भी कुछ ऐसा ही कहते थे। ठीक है, स्टीवर्ट ने भी कुछ ऐसी ही बातें करी थी। तो इसीलिए जब स्टीवर्ट के अंदर हैरिस कहते हैं कि ही इज वेरी डिटरमाइंड टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, तो मैंने कहा था कि इसको, इस इंसान को तो बोलने का हक नहीं है, क्योंकि स्टीवर्ट भी लगभग ऐसी ही बात कर रहे हैं, ये भी लगभग ऐसी ही बात कर रहे हैं। बस ऐसा है कि स्टीवर्ट की जो लिखने का तरीका है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा है, उनका जो दबाव रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा है, उनका पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर बहुत कम रहा है। फिर उसके बाद ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंफ्रास्ट्रक्चर और दिस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर इट क्रिएट्स और इट सपोर्ट्स एज वेल द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में दो चीजें आती हैं, द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या है, या फिर आपके डोमेस्टिक सिस्टम्स का मतलब क्या है, कि आपका हाउस होल्ड या फिर आपका घर बार कैसा है। आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, या फिर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, या फिर आप स्टेम फैमिलीज में रह रहे हो, आपका घर परिवार का सिस्टम कैसा है। घर परिवार के अंदर क्या आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो बात की बात है। देन उसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी मींस कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करते हो, या फिर आप कौन सी पॉलिसीज बनाते हो। अगर लेट्स से आपका इकोलॉजिकल बेस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या फिर आपका इकोलॉजिकल बेस इट इज बिल्ट अपॉन द एरिड एनवायरमेंट्स, तो इवेंचुअली पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर या फिर पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग के अंदर बार बार जो आपके पास एक्सप्लॉयटेटिव टेक्नोलॉजी है उसको नेगेटिव लाइट के अंदर बताया जाएगा, उसको प्रोहिबिट किया जाएगा,
ताकि आप इकोलॉजी को मेंटेन कर सको, ताकि आप सस्टेनेबली रह सको। ठीक है, एंड देन इसी चीज को मेंटेन करने के लिए देयर इज सुपर स्ट्रक्चर। दिस सुपर स्ट्रक्चर इज नथिंग बट योर बिलीफ सिस्टम। अब बार बार आप उस पॉलिसी को चैलेंज नहीं करते हो, आप बार बार जॉइंट फैमिली को या फिर न्यूक्लियर फैमिली को चैलेंज नहीं करते हो। क्यों चैलेंज नहीं करते हो? एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को क्यों चैलेंज नहीं करते हो? बिकॉज देयर इज अ रिलीजियस एस्पेक्ट, देयर आर आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स दैट आर ऑलरेडी इन प्लेस, और वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग को चैनलाइज करके रखती हैं, आपकी मॉरलिटी को बना के रखती हैं कि ये चीजें सही हैं। और इसी वजह से एक कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर हो सकता है कैनिबलिज्म हो, और दूसरी कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर या फिर दूसरे कल्चर के अंदर जो है वो कैनिबलिज्म ना हो, या फिर आपके पास जो है वो वहां पे रिप्रोडक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता हो। एक कल्चर के अंदर हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया हो, दूसरे कल्चर के अंदर हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज बिल्कुल ही खत्म कर दिया हो। ठीक है, these things they will be dependent upon these two things। ठीक है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंडेंट रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल काऊ हमारे लिए सेक्रेड है। क्यों? क्योंकि काऊ के बगैर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता। मोड ऑफ प्रोडक्शन दैट इज एनिमल हस्बेंड्री या फिर एग्रीकल्चर, वो सारा का सारा अगेन काऊ के ऊपर डिपेंडेंट है। काऊ जन्म देगी बैल को, ठीक है, और उसी के साथ साथ हम अगर किसी चीज को कुक करना चाहते हैं तो काऊ डंग केक्स दे आर यूज्ड फॉर द एनर्जी। तो एनर्जी एक्सट्रैक्शन कहां से हो रहा है? काऊ से हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे लिए प्रोटीन कौन बनाएगा? दूध। वो कहां से आ रहा है? वो भी जो है वो काऊ से आ रहा है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डेथ ऑफ काऊ विल बी देयर, तो आपके पास देन उसके बाद उसका लेदर का यूजेज आ जाता है। सो इसलिए द काऊ फॉर इंडियंस इट इज द पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिकॉज काऊ इज द पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये अगेन हमारे प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए इतनी ज्यादा, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हर एक डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर जॉइंट फैमिली में एनिमल हस्बेंड्री या फिर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में हमेशा एक गाय रखी जाएगी। पंजाब हरियाणा चले जाइए, गांव में चले जाइए, जिसकी थोड़ी बहुत भी जमीन होगी वो गाय जरूर रखेगा कि दूध वगैरह का जो है वो सुख रहता है और अच्छे तरीके से सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी में हमने लॉज बनाए हैं कि काऊ को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, काऊ का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, गौशाला कैसे बनाई जाए। ठीक है, और उसी के ऊपर जो है वो देयर इज सुपर स्ट्रक्चर, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, वो भी यही कहते हैं कि काऊ को नहीं आप मार सकते। ठीक है, सो इस तरीके से बेसिकली अकॉर्डिंग टू मिस्टर Marvin Harris, these three things they are existing: infrastructure, structure and the superstructure। ठीक है, उनका जो मेथडोलॉजी थी इट वाज द एटिक, यानी कि बाहर से चीजों को ऑब्जर्व करना है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम द एमिक व्यू, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स। हां, अगर आपको उसी कल्चर को स्टडी करना है, उसी कल्चर को लिखना है, आप ह्यूमैनिटीज के छात्र बनना चाहते हो, तो फिर तो ठीक है, आप एमिक व्यू को लिखिए। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू वांट टू क्रिएट अ थ्योरी, if you want to explain that why this particular behavior it is so in so and so cultures, और दूसरे कल्चर के अंदर ऐसा बिहेवियर नहीं है, तो इसके लिए आपको एथिक व्यू लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हैरिस बेसिकली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द एथिक, यानी कि ऑब्जर्वर वेरीफाइबल बिहेवियर, फ्रॉम द एथिक, जो कि एक्टर रिपोर्टर अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम एंथ्रोपोलॉजी तभी अच्छी लगती है जब ये थीसिस बनाए, जब ये थ्योरी बनाए। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू हिम द एथिक अप्रोच इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्लासिक इलस्ट्रेशन मैंने
जो काऊ वाली है वो बता दी है आपको। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि पिग क्यों अनक्लीन माना जाता है। ठीक है, सो वो सारी चीजें हैं, जस्ट इसको एक बार देख लीजिएगा। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है? सब जो पहला क्रिटिसिज्म आता है दैट इज फ्रॉम द रॉय रैपापॉर्ट। रॉय रैपापॉर्ट अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल पॉपुलेशन का कंसेप्ट देते हैं। इकोलॉजिकल पॉपुलेशन के अंदर रॉय रैपापॉर्ट सिस्टम थ्योरी एंड साइबरनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वहां पे अगेन रॉय रैपापॉर्ट बताते हैं दैट देयर इज द काकू रिचुअल। ठीक है, सॉरी ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली जो है वो काकू रिचुअल को समझाया था। काकू रिचुअल के अंदर क्या होता है दैट देयर इज द इकोलॉजिकल थर्मोस्टैट दैट इज मेंटेन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे जो पिग्स हैं वो स्लॉटर किए जाते हैं। अब देखो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैरविन हैरिस का मानना था दैट देयर आर इकोलॉजिकल सिस्टम्स, उन्हीं इकोलॉजिकल सिस्टम्स के हिसाब से आपके सबसिस्टेंस सिस्टम्स बनेंगे। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी इकोलॉजीज, जैसे फॉर एग्जांपल पापुआ न्यू गिनी की इकोलॉजी है, वो इकोलॉजी काफी ज्यादा एरिड इकोलॉजी है। ठीक है, वहां पे आप अगेन एक बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव फार्मिंग या फिर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर ऐसी हरकतें वहां पे नहीं कर सकते आप। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू मैरविन हैरिस वहां पे पिग होना ही नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट के अंदर पिग, या फिर आप इस्लाम में बात कीजिए, या फिर आप जो है वो जूइश कल्चर्स में आप देखिए, पिग को बहुत ही हराम माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड पापुआ न्यू गिनी के अंदर क्या किया जाता है, पिग फार्मिंग की जाती है, पिग रेयरिंग की जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो वहां पे रॉय रैपापॉर्ट एक कंसेप्ट देते हैं, दैट कंसेप्ट इज नोन एज द इकोलॉजिकल पॉपुलेशन या फिर द थ्योरी ऑफ साइबरनेटिक्स और द सिस्टम थ्योरी। इसके अंदर वो बताते हैं कि द रिचुअल इट इज नॉट जस्ट अ बिलीफ, ये रिचुअल खुद इकोलॉजिकल सिस्टम्स को कई बार रेगुलेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पिग रियरिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर डाइट, तो पिग को रियर किया जाएगा। ऑल्दो द पिग रियरिंग ये आपके पास बड़े कंट्रास्ट में चली जाती है उनकी इकोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, मैरविन हैरिस के हिसाब से तो पिग को वहां पे भी इंप्योर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहां पे पिग एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर रिचुअल दैट इज नोन एज द काको। तो काको के हिसाब से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिग की कलिंग की जाती है, पिग को मार दिया जाता है। सो दिस साइबरनेटिक लूप इट्स ग्रोज देयर, कि बेसिकली इकोलॉजिकल स्ट्रेस का फेज आता है, इकोलॉजिकल स्ट्रेस के बाद काकू रिचुअल किया जाता है, काकू रिचुअल के बाद अगेन पिग को मारा जाता है, कर्ल किया जाता है, कर्ल करके बहुत सारे लोगों के अंदर बांट दिया जाता है, पिग की पॉपुलेशन कम हो जाती है, सस्टेन हो जाती है। सो देयर इज अ पीरियड ऑफ पीस। फिर उसके बाद एकदम से फिर से पिग्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, आप फिर से जो है वो इकोलॉजिकल स्ट्रेस में आ जाते हो, एंड देन फिर दोबारा फिर से उसकी कर्लिंग कर दी जाती है। तो इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होती रहती है पिग की, एंड उसी के साथ साथ जो इकोलॉजी है इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड। सो इसका मतलब क्या है दैट द रिचुअल्स दे आर ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज टेक्नोलॉजी और द डिवीजन ऑफ लेबर और द पोलिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है। फिर उसके बाद मार्शल सालेन का आता है। मार्शल सालेन अगेन कहते हैं दैट हैरिस ही इज प्रोजेक्टिंग दी बोर्जवा थॉट, जो कैपिटलिस्ट लॉजिक है। ठीक है, कैपिटलिस्ट लॉजिक वही है कि रेसिज्म है क्योंकि आपके पास जो है वो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम्स ऐसे हैं। ठीक है, तो हर एक चीज को आप इकोनॉमिक्स के साथ बताते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि अमेरिका के अंदर स्लेवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी।
अब क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा है दैट द सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे वर एक्सटेंसिवली बेस्ड अपॉन द एग्रीकल्चर, और उस एग्रीकल्चर को ड्राइव करने के लिए, उसके अंदर लेबर लाने के लिए द स्लेवरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए उन्होंने स्लेवरी को सही बताना शुरू कर दिया। इस तरीके से मैरविन हैरिस ने लगभग हर ऊटपटांग कल्चर प्रैक्टिस को सही बता दिया। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन तकरीबन हर एक चीज को ये इंसान जो है वो सही बताए चला जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन यूएस फूड सिस्टम्स में अगर देखिए तो सब्जेक्ट जैसे आपके पास जो है वो पेट्स या फिर क्वासी ह्यूमंस हो गए, इनको टैबू बता दिया गया, जैसे डॉग्स हो गए, हॉर्सेस हो गए। क्यों? क्योंकि इनका जो है वो और यूटिलिटी उन्होंने बता दी। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑब्जेक्ट्स, कैटल हो गया, पिग हो गया, इसको जो है वो उन्होंने फूड की कैटेगरी के अंदर रख दिया। सो अकॉर्डिंग टू हैरिस या फिर अकॉर्डिंग टू दी हैरिस, अकॉर्डिंग टू मार्शल सालिन, जो हैरिस का ये बोर्जवा थॉट है, ये हर एक जगह के ऊपर नहीं लगता है। हर एक कल्चर का अपना अपना कैटेगराइजेशन सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया के अंदर देखेंगे तो इंडिया के अंदर काऊ को ह्यूमन के साथ रखा जाएगा। काऊ का या फिर काऊ जैसे जो कैटल हैं उनका एक जो रिजेम्बलेंस है वो देवी देवताओं के साथ किया जाता है, कि उनके अंदर, काऊ के अंदर इतने ज्यादा देवी देवता जो है वो विराजमान है। तो इसका मतलब क्या है कि काऊ को लगभग हमने एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है। ठीक है, सिमिलरली काऊ को हमने देवी देवता की तरह माना है। सिमिलरली आपके पास पानी है, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा का पानी है, उसको भी हमने लगभग मां की तरह, गंगा मां की तरह ट्रीट किया है। ठीक है, सो दीज थिंग्स इन अ पर्टिकुलर कल्चर, दीज थिंग्स आर नोन एज सब्जेक्ट्स, जिनका एसोसिएशन डायरेक्टली ह्यूमन के साथ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी कल्चर के अंदर चले जाइए, वहां पे आपको किसी ना किसी तरह का टोटम मिल जाएगा। दैट पर्टिकुलर टोटम अगेन उसका एसोसिएशन सब्जेक्ट के साथ रखा जाता है, उसको अपना पूर्वज माना जाता है, उनको कभी नहीं खाया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मार्शल सालिन, in the food systems there is the binary opposition between the subject and the object। सब्जेक्ट को हमेशा टैबू के अंदर रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में हॉर्सेस को नहीं खाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी या फिर जो यूरोपियन मैथोलॉजी है, हॉर्स का एसोसिएशन ह्यूमंस के साथ रखा गया, डॉग्स का एसोसिएशन ह्यूमंस के साथ रखा गया, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम्स के अंदर इनको खाया नहीं जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट्स लाइक द कैटल, पिग एक्सेट्रा, उनको खा लिया जाएगा, क्योंकि उनकी मैथोलॉजी के अंदर, उनके कल्चरल सिस्टम्स के अंदर उनको ह्यूमंस के साथ एसोसिएट नहीं किया गया है। सो इट इज मोर अबाउट दिस एसोसिएशन, इट इज मोर अबाउट दिस सिंबॉलिक स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक स्ट्रक्चरलिज्म है, ये एक सिंबॉलिक कोड होता है कि किसको खाया जाएगा, किसको नहीं खाया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है मार्क्सिस्ट क्रिटिक। तो पोस्ट मार्क्सिस्ट लगभग मैरविन हैरिस को वल्गर मटेरियलिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो अगेन उन्होंने एक वन साइडेड लाइन जो है वो ड्रॉ की कि आपके पास देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रक्चर है, और सुपर स्ट्रक्चर की वजह से सुपर स्ट्रक्चर है। सो अगेन आपके पास गॉडलियर कहते हैं दैट इन द प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटीज लाइक बरुआ ऑफ द न्यू गिनी देयर इज नो डिस्टिंक्ट इकोनॉमी। आपके पास ये जो उनका ट्रायंगल है जिसके अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स को बिल्कुल नीचे रखा है, ऐसी जो डिस्टिंक्ट इकोनॉमी है वो इनके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। रादर द इकोनॉमिक्स इट इज द पार्ट ऑफ द किनशिप सिस्टम्स। यहां पे उनके जो है वो किनशिप सिस्टम्स नीचे आता है, एंड द इकोनॉमी इट इज द सब सेक्शन ऑफ दिस किनशिप सिस्टम्स। तो आपके पास यहां पे सुपर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो बाउंड्री इन्होंने ड्रॉ की है ये बिल्कुल ही खराब हो जाती है, ये बिल्कुल ही ब्लर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कोई ऐसे बुनियादी मेंटल सिस्टम्स नहीं होते हैं
कि दीज आर द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस इज द पार्ट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर, ऐसा नहीं होता है। ये यूरोप के लोगों के अंदर है क्योंकि उनके कल्चर में देयर इज वन थिंग कॉल्ड मार्क्सिज्म, या फिर एक बोर्जवा का थॉट था जहां पे उन्होंने इकोनॉमिक्स को सबसे इंपॉर्टेंट रखा। इकोनॉमिक्स के ऊपर फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बना, फिर उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर बना। ठीक है जी, तो ये है। चलिए, so the next section it is the symbolic or the interpretive theory and the postmodernism। चलिए इसको कल करते हैं, ठीक है। तो थ्योरीज को समझाना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको कल करते हैं, ठीक है। कल आई विल ट्राई कि आपको 2 वीडियोस जो है वो दिए जाएं या फिर 2 सेशंस लगाए जाएं। एक जो है वो सिंबॉलिक एंड द कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी एंड वन शुड बी ऑन द पोस्ट मॉडर्निज्म, या फिर बड़ा सेशन लगा करके एक ही सेशन के अंदर इसको खत्म करेंगे।